अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। 9 मई में 2 घंटे बाकी हैं और 9 मई से लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला किया गया। और इसमें वो ना सबसे अच्छी बात जो है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपना तारुफ करवा दें, मेरा नाम रिजवान अली है और मेरे साथ मोना आलम है। हम बात करेंगे मरहलावार नरमी के हवाले से और इसमें आज जो इंडोर्समेंट आई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि विफाक ने सूबों से मुशावरत करने के बाद ये फैसला किया है कि मरहला लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। और इसके जो असरार जिसकी हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि एक तरह से और एक अंदाज से हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें और इसमें हम आगे बढ़ें। राइट रिजवान, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि नाजरीन फैसला जैसे कि किया गया है, गुज़िश्ता जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आकर ये फैसला कर चुके हैं कि मरहलावार यानी कि फेज वाइज एक रिलैक्सेशन लाई जाएगी और पूरे लॉकडाउन में एक नरमी का मुजाहरा होगा। बेशतर तौर पर इसकी जो वजूहात हैं वो उनका ताल्लुक मुआशी बुनियादों से है, मईशत से है और एक आम आदमी की जो साइकिल ऑफ लाइफ है उससे इसका ताल्लुक है। लेकिन बात यह है कि हमने इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कोरोना वायरस को भी शिकस्त देनी है, इससे लड़ना है, इससे बचना है, जितना हो सके अपने आप को महफूज रखना है, समाजी फासलों को यकीनी बनाना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि इस वक्त एज सच लॉकडाउन नहीं है। तो इस वक्त इस बात पे या फिर अपने साइकिल ऑफ लाइफ चलाने में, दुकानें खोलने में, रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, सरगर्मियों में किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, लेकिन सख्ती सेल्फ इम्पोज करनी है। यानी खुद से हमने एक सख्ती अपने लिए या अपने खानदान के लिए और दीगर गिरदोनवा में तमाम इतराफ में हमारे लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं, मुआशी सतह पर, मुआशरती सतह पर हमने एक सख्ती खुद से यकीनी बनानी है। और इसमें मेरा ख्याल है सख्ती सच नहीं होगी। अगर हम सख्ती कहेंगे तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। अपने आप को आपने बचाना है, एहतियात करनी है, एक मैकेनिज्म या फिर हम उसे डिसिप्लिन कह लें, जिसका शायद मुजाहरा उस तरह से मार्केट्स में, ट्रैफिक में हम नहीं करते थे, लेकिन अब हमें वो करना है। हम जहाँ पे भी होंगे हमें समाजी फासला इख्तियार करना है, अपने आप को बचाना, ये हमारे लिए मुकद्दम होना चाहिए कि हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। वो लोग जो घर से बाहर निकलेंगे, अभी भी ये कहा गया है कि हम घर से सिर्फ गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे लोग। 15 दिन बाकी हैं ईद में। कारोबारी अफराद को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिली है, जो कि बड़े पुरजोर अपील कर रहे थे कि उन्हें SOPs के मुताबिक ही कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। नाज़रीन, बिल्कुल अभी बात यह है कि हम क्योंकि इस वक्त कह रहे थे कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बाकायदा तौर पर मफाहमत से ये फैसला हुआ है, कंसेंसस हुआ है, यानी सियासी सतह पर हम लोग मोर और लेस एक पेज पर हैं कि हमने फेज वाइज इस लॉकडाउन को उठाना है। यही फैसला हमें सिंध में भी अब नजर आ रहा है कि इसको ग्रेजुअली उठाया जाएगा। वफाक की तरफ से भी ये पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इस पे एक तो हम सियासी बात भी करेंगे और स्टेक होल्डर्स को एक साथ होकर इस मुश्किल वक्त में किस तरह से इकट्ठे होकर सामने आना चाहिए, हम इस एस्पेक्ट पर भी रोशनी डालेंगे तफसीली तौर पर। हमारे साथ स्काइप लिंक के थ्रू सबसे पहले तशरीफ फरमाए फिरदौस शमीम नकवी साहब। आप अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के और स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप वंस अगेन वेरी वोकल, पहले तो आप हैं अपने पार्टी से एक मेंबर, तो बहुत शुक्रिया पहले तो फिरदौस साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए कि आप स्काइप के थ्रू हमारे साथ आए हैं, ज्वाइन हमें कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन हमारे साथ हैं और स्काइप के थ्रू वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम सिंध के हवाले से भी बात करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो गवर्नेंस के एतबार से या लॉकडाउन के एतबार से जो शुरू से स्टैंड रहा है उस पर बात करेंगे। एंड कलेक्टिवली नाजरीन, हमारा मकसद ये है कि इस नशिस्त के जरिए हम हाईलाइट करें कि किस तरह से हमारा कंसेंसस इन मामलात पर एक कौमी सतह पर अब जरूरी है। तो बाकायदा आगाज करते हुए शर्मिला साहिबा, आपको भी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपके स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, अगर आपसे बात का एक आगाज कर लें, ये फरमाइएगा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में अब बिल आखिर एक मफाहमत के साथ ये फैसला हुआ है। जब हम मफाहमत की बात करते हैं, कंसेंसस की बात करते हैं, कोविड के खिलाफ कितना कंसेंसस आपके व्यू में मौजूद है? हुकूमत, वफाकी हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? और सूबों की तरफ से जो एक अमूमन हमें आता था, एक नजर आती थी बात कि कभी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता था, आपको लगता है वो हेल्दी या कंस्ट्रक्टिव होता है और उसको हम हेल्दी या कंस्ट्रक्टिव ही रखें, यही इसी में हमारी और कौम की बेहतरी है? तो ये हमारे सियासतदान, आप जैसे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं समझता हूँ कि हर माशरे में डिफरेंस ओपिनियन हेल्दी होता है। हाँ, ट्रू। ये कहना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अनहेल्दी है, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने ओपिनियन दें, लेकिन जो चीज कौमी मसाइल के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करना भी जरूरी है।
और ऑब्वियसली इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, इससे कि वो यहाँ जो है बड़े भाई का किरदार, वालिद का किरदार, अम्मा का किरदार, जो जो किरदार कहे गए हैं बुजुर्गी के, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट पे आते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी एज पीटीआई और बढ़ती है कि हमारी सूबे पंजाब में और केपीके में हुकूमत है और बलोचिस्तान में हमारी मखलूत हुकूमत है। तो 3 सूबे और मरकज एक तरफ हो जाते हैं, तो वो सूबे सिंध को जो है वो राजी करना जो है एक बड़ा मुश्किल काम हो गया था इस वाले मसले में। और अभी भी मैं समझता हूँ बहुत सारी इश्यूज हैं, और वो इश्यूज जो हैं वो सिर्फ सिंध में नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई अहकामात दिए जाएं, उन अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट हर हुकूमत पे लाजमी होता है, और उनको इंश्योर करना होता है कि वो जमीन के ऊपर उसको लागू कराएं। ऐसे अहकामात नहीं जारी करने चाहिए जो आप जमीन के ऊपर लागू ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा और बाजार खुले हुए हों, लोग बाहर घूम रहे हों, तो मेरे ख्याल से वो हुकूमत का मजाक बनता है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे बड़े शहरों के मारूजी हालात कच्ची आबादियों की वजह से, डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से मुमकिन नहीं होता कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। तो हमें मगरिब के तरीकेकार का लॉकडाउन शायद सूट कभी करेगा भी नहीं और इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा। हमें अपना एक इंडिजिनियस सोल्यूशन निकालना है विच विल सूट अस बेस्ट। ये अपनी जगह हम रब के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे खत्ते पे एक रहम किया हुआ है कि जहां हमारे खत्ते में अभी इन 50 दिनों में 26 फरवरी से लेकर अब तक सिर्फ 500 साढ़े 500 अमवात हुई हैं। इसी अरसे में अमेरिका में 60,000 से ऊपर तजावुज कर गई हैं, बरतानिया में 30,000 से ऊपर तजावुज कर गई हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस फैसले के अंदर बड़ी हिम्मत की बात है, इससे कि इस वक्त वो कर्व जो है वो फ्लैटन नहीं हुआ, हमारे मुल्क के अंदर इजाफा हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ जो कुछ कोरोना वायरस के बारे में अभी तक लोगों का इल्म है, उसके तहत कुछ ना कुछ फायदा होगा। और अगर सॉफ्टनिंग करनी है तो रमजान से ज्यादा बेहतर मौका नहीं होता, इससे कि रोजे की हालत में लोग वैसे भी कम निकलते हैं। तो ये 5 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक के औकात मेरे ख्याल से बड़े मौजू रहेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, वफाक ने तामीराती सनत को खोल दिया है, लेकिन सिंध ने इनकार किया है। वफाक ने तालीमी साल को बचाने के लिए एक तजवीज दी है, सिंध ने उस पर भी अभी अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि 26 फरवरी से जो प्लानिंग कर रहे हो, वो आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अंदर ये नहीं बता सके कि उनकी मुतबादिल तजवीज क्या है तालीमी साल बचाने के लिए। और दुनिया में जो सबसे लो रिस्क इंडस्ट्री मानी गई है, डिक्लेयर्ड लो रिस्क इंडस्ट्री है, वो है कंस्ट्रक्शन। दुनिया भर में, चाहे वो डेवलपिंग हो, अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, सबके अंदर आप देख लीजिए WHO की साइट पे ऊपर इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन हुई है, तो लोएस्ट रिस्क इंडस्ट्रीज के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उसके ऊपर से गवर्नमेंट अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे। सही, ये आपके बड़े वाज़े इनिशियल रिमार्क्स आए हैं कि अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत ये प्रैक्टिस भी तो किया जा सकता है ना, सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने तौर पर देखते हुए फैसला करें। सूबों को दिया है और सूबों का और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है कि सिंध के वजीर आला जो है वो इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं करें, लेकिन नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग में ये चीजें आड़े आती हैं और उसकी रैशनल नहीं आ रही सामने। अच्छा, अगर वो रैशनल आ जाती और उसके पीछे, जैसे अगर स्कूल्स कॉलेजेस का है, वो हम सबको पता है कि कोशिश क्या है कि बच्चों का 1 साल जाया होने से बचाया जाए। अगर उससे बेहतर कोई तजवीज है तो उसे टेबल पे रखना चाहिए और वो वहां रखना चाहिए जहां वो डिस्कस हो रही है। ठीक, करेक्ट। जब आप तहफ़्फ़ुज़ात का बाद में करते हैं इज़हार,
तो वो लगता ये है कि वो कंसेंसस में कहीं कुछ कमी रह गई है। फिरदौस साहब, बड़े वाज़ेह तौर पर आपने बताया कि आपका एग्जैक्टली क्या व्यू पॉइंट है। तो शर्मिला साहिबा, ब्रिंगिंग दीज ऑल अक्रॉस आपकी तरफ लाते हुए आप क्या समझती हैं इस वक्त? दो बातें, एक तो कैटेगोरिकली आप भी एक तो फरमाइएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से आपको पता है कि एप्रीहेंशन का मुसलसल इजहार हो रहा था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इंडोर्स भी कर रही थी कि कर्व जो है हमारा फ्लैटन नहीं हुआ है। इवन फिरदौस साहब भी ये बात अभी उन्होंने भी कहा है ये कि वो वाकई फ्लैटन नहीं हुआ है हमारा कोरोना वायरस में जो रिपोर्टेड केसेस का कर्व है। एक तो ये फरमाइएगा, उसके बावजूद फैसला तो फिर भी सिंध हुकूमत ने कर लिया है कि आप लॉकडाउन लिफ्ट कर रहे हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना खोलने का फैसला या स्कूल्स को एक साल के लिए पिछले साल के बेसिस पर एडमिशंस ना करने का फैसला सिंध हुकूमत अगर कर रही है, तो उसका क्या रैशनल है और क्या उसके एवज कोई अगर मुतबादिल हो सकता है तो सिंध हुकूमत के जहन में क्या है? जी शुक्रिया। देखिए, मुझे इस बात की तो बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन है, खुशी भी है एक तरीके से कि आप भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं और सिंध के जो असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा इस वक्त का फ्लैटन नहीं हुआ। दुनिया के वो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक जो इस वक्त लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं, वहाँ पर ये कर्व फ्लैटन हो चुका है। पाकिस्तान शायद वाहिद वो मुल्क होगा जहाँ के वजीर आजम साहब ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो के हर 24 घंटे में जो इन्फेक्टेड लोगों की शरह है वो बढ़ती जा रही है और जो अमवात की शरह है वो भी बढ़ती जा रही है। और वजीर आजम साहब जो हैं वो लॉकडाउन ईज करने का ऐलान कर चुके हैं। अब जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, तो देखिए, सिंध ने वफाक की तकरीबन कोई 90% तजवीज़ से उसका एहतराम किया है और उस पर राजी हुई है। लेकिन चंद एक ऐसी चीजें जरूर हैं जिस पे ना सिंध राजी हुआ है, ना पंजाब, ना बलूचिस्तान, ना खैबर पख्तूनख्वा। बल्कि बलूचिस्तान तो वो सूबा है जो कह रहा है कि हम 19 तारीख तक लॉकडाउन लिफ्ट ही नहीं करेंगे। और जहां तक सिंध का ताल्लुक है, मैं एक चीज बड़े वाज़ेह कर दूं कि यहाँ लॉकडाउन में नरमी नहीं आ रही, ना लॉकडाउन लिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि सिंध जो है अपने फेज 2 के अंदर जा रहा है, जहां पर उन हॉटस्पॉट्स के अंदर मजीद सख्ती से लॉकडाउन करेगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स नजर आ रहे हैं। हमारी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो डेटा बेस्ड है। हमारी इस वक्त हेल्थ की जो कैपेसिटी है वो 20% कैपेसिटी फुल हो चुकी है और क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज ही सिंध ने 5532 टेस्ट किए हैं जो इस वक्त तमाम सूबों में सबसे ज्यादा है। तो शर्मिला और वजाहत कर दें नाज़रीन के लिए भी कि जो मीडिया के टिकर्स आज शाम से चल रहे हैं कि पीर से चाहता था, क्योंकि वफाक चाहता था कि जो दही इलाकों के अंदर जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं या जो छोटी दुकानें हैं उनको खोला जाए, उससे सिंध ने जरूर इत्तेफाक किया, लेकिन प्रॉपर एसओपीज के साथ। और ये तो आपने देखा होगा कि वफाक ने भी कहा कि अगर लोग इन एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे और समाजी दूरी इख्तियार नहीं करेंगे तो हमें उनको दोबारा से सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये हर कोई रियलाइज कर रहा है। अच्छा, दूसरी जो चीज है जो भी नफी साहब ने कही, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि मौसम की तब्दीली से वायरस में कमी आ जाएगी। देखिए, ये गलत बयानियां हैं और ये एक गलत मैसेज है, लोगों को नहीं जाना चाहिए। सिंध के गवर्नर ने भी ये बात की है कि ये फ्लू है, ये फ्लू नहीं है। प्लीज लोगों को ये बताएं कि ये फ्लू नहीं है, ना ये गर्मी पड़ने से वायरस चला जाएगा, ना इसका इलाज है, ना इसकी वैक्सीनेशन है। इसका इस वक्त वाहिद बचाव ये है कि आप अपने घरों में रहें, गैर जरूरी तौर पे बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं किसी जरूरियात के तहत तो आप मास्क पहने, हाथों को साफ रखें और समाजी दूरी इख्तियार करें। देखिए, सिंध इस वक्त जो है अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ये जरूर है कि ये अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, ये सब ने लिए हैं, ये वफाक ने भी लिए, ये पंजाब ने भी लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा ने भी लिए, ये बलूचिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान ने भी लिए हैं। लेकिन जिम्मेदारी रियासत की आती है कि लोगों की जानें बचानी है। और सिंध ने ये भी दरखास्त की, इल्तिजा की है बल्कि वफाक के साथ, कि आप छोटे कारोबारों को कोई लोन दें या उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस करें, ताकि ये जो 2-3 महीने वो कारोबार बंद रहे तो वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ऐसा ना हो कि उनका कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो जाए। उनको एक सपोर्ट दें ताकि वो अपना कारोबार दोबारा से चला सके। देखिए, कारोबार दोबारा शुरू हो सकता है,
मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सही, राइट। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई एक जान भी चली गई वो आप वापस नहीं ला सकते। जान का कोई अजाला नहीं। एक शर्मिला साहिबा बड़ी एक वजाहत कर लें ब्रीफली। अभी आपने फरमाया कि आपने एग्जैक्टली लॉकडाउन उठाने का फैसला नहीं किया है, जबकि सुबह आज शाम से बल्कि वजीर आला सिंध को रिपोर्ट करा जा रहा है तमाम चैनल्स की तरफ से कि आप लोग पीर से लॉकडाउन उठा रहे हैं। तो क्या ये खबर फिर गलत रिपोर्ट की जा रही है? ये मैं इसको कैटेगोरिकली आपको कह रही हूँ और मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रही हूँ कि सिंध के अंदर लॉकडाउन नहीं उठाया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि सिंध के अंदर उन तमाम हॉटस्पॉट्स में मजीद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जा रहा है जहां पर कोरोना वायरस के केसेस जो है वो ज्यादा हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि ना बड़े शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं, ना रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, ना सैलून्स खोले जा रहे हैं। सिर्फ जो छोटे इलाकों के अंदर जो छोटी दुकानें हैं वो खोली जा रही है सुबह फजर से लेके शाम 5 बजे तक। सैटरडे और संडे को ये तमाम दुकानें ये भी बंद रहेंगी। मां सिवा इसके जो फार्मेसीज हैं या जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो खाने पीने की अशिया की चीजें हैं, जिस तरीके से होम डिलीवरी हो रही है रेस्टोरेंट्स के अंदर वो जारी रहेगी SOPs के साथ। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है और चंद एक टेलीविजन चैनल ये चला रहे हैं कि मंडे से लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज, ये बिल्कुल गलत है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये SOPs हुकूमत सिंध की जानिब से जारी की जा रही है, बराए मेहरबानी उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जहां रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रही है और लोगों की जानें बचाने जा रही है, वहां पर लोगों का भी उतना ही फर्ज बनता है कि इस पेंडेमिक के हवाले से अपनी जान बचाएं, अपने प्यारों की, अपने अजीजों कारिब की जान बचाएं, गैर जरूरी तौर से बाहर ना निकलें। देखिए एक केस डॉक्टर फुरकान साहब का सामने आया है। सही, सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात हमने देखा कि जी बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन किया जाए समाजी फासले के एतबार से। हाँ शर्मिला साहिबा, राइट, आपने बड़ी फिर वाज़ेह तौर पर ये तो आपने एक बात बताई है हमारे लिए भी और नाजरीन के लिए भी। फिरदौस साहब, अगर हम शर्मिला साहिबा से ये कंफर्म कर लें कि बहुत सारे कारोबारी अफराद जो जी, मेरा ख्याल है फिरदौस साहब भी इस पे एक बेहतर एक रोशनी डाल सकते हैं, बिकॉज फिरदौस साहब आप सिंध के अपोजिशन लीडर हैं, आप बताइएगा ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, असल में जमीनी हकायक क्या हैं। ये जो अभी शर्मिला साहिबा ने बात फरमाई है, वाकई सिंध में तो फिर एक तरह से स्मार्ट लॉकडाउन आप लागू कर रहे हैं ना, कि जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर तो और सख्त कर रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन दीगर इलाकों में फिर भी लीनियंसी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए शर्मिला की जो बात है, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। इसके स्कूल तो नहीं खोले जा रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जा रही, जिसका वो जिक्र कर रही थी कि बाकी सूबों ने भी, लेकिन सिंध ने जो मसाइल पैदा किए हुए हैं और जो सूरत हाल है वो इन्फोर्समेंट तो करते ही नहीं है। और जो भी सूबा इन्फोर्समेंट नहीं करे, चाहे वो पंजाब हो चाहे की पे हो, ये अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अवाम वॉलंटरी बेसिस पे सब कुछ अमल कर लेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ये काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी नहीं होगा। इटली में आर्मी को बुलाना पड़ा था, शूट के ऑर्डर्स दिए थे, तब लोग अंदर रहना शुरू किया, तो वरना वहां भी है। अमेरिका में बीचेस पे लोग फ्लोरिडा में घूम रहे थे जब लॉकडाउन हुआ। तो दुनिया में पढ़े लिखे और जिधर सारी एहसास है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें कह दे जाते हैं हमारे लोगों, हमारे यहाँ खानगी इतनी नहीं, पढ़ नहीं सकते, हमारी आबादी, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह नजर आनी चाहिए इन इन्फोर्सिंग, और उसके लिए उन्हें इनोवेटिव होना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन की सब लोग प्रपोज कर रहे थे, आज से प्रपोज कर रहे थे, 3 हफ्ते से प्रपोज कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन, जिसे ये कंप्लीट लॉकडाउन कह रहे हैं, वो इकोनॉमी को नॉकडाउन कर रही है, नॉकआउट कर रही है, और इससे वो फायदा नहीं है हो रहा। इससे कि अगर आप यही देखें तो मैं कंपैरिजन के तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन कोई ज्यादा पंजाब और सिंध की फिगर्स में अगर देखा जाए तो पंजाब की आबादी को देखते हुए जितना स्प्रेड का तो हम कह नहीं सकते, इसलिए टेस्टिंग हमारे यहाँ नाकाफी है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स के लिहाज से हम जरूर कह सकते हैं। तो सबसे पुअर परफॉर्मिंग जो है, जो सूरत हाल है, वो KP की नजर आती है, जहाँ सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तवज्जो की जरूरत है, आबादी के लिहाज से मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। तो मैं ये कोई सिंध स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि अगर सिंध में ये कहती है सख्त लॉकडाउन है तो उसके कोई फवायद नजर नहीं आए। बात है कि वो लॉकडाउन जमीन के ऊपर है नहीं एक्चुअली,
अगर आप कहेंगी तो आप रिपोर्टर को भेज दीजिए, सारे इलाकों में घूम लेगा, आपको नजर आ जाएगा। इन्हें का 3 से 5 से ज्यादा अफराद मसाजिद में नहीं होंगे। आपको किसी भी मस्जिद में जाके देख लीजिए, सिवाय डिफेंस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने इलाके हैं सब में मसाजिद भरी हुई है। ये वाली सूरत हाल आप दुकानों के बाहर रश देख लीजिए, आप सब्जी मंडी का हाल देख लीजिए। आप जब नंबर ऑफ आवर्स कंप्रेस कर देंगे तो उसके लिहाज से प्रॉब्लम हो जाएगी। जो काम लोगों को ज्यादा औकात में, इससे दुकानें एकदम से बढ़ नहीं जाती, लोगों की जरूरियातें कम नहीं हुई हैं। आपको सिर्फ शॉपिंग आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, वरना मसाइल और बढ़ेंगे, इससे कि रश बढ़ेगा। तो मैं अगर वहां फैसला कर रहा हूं, मैं तो कहूँ कि 24 घंटे खुला रखो और 7 दिन खुला रखो। मैं तो ये नहीं करूं, इससे कि आप 2 दिन खुला रखेंगे तो जो लोगों ने 5 दिन में शॉपिंग करनी है वो 2 दिन में आके शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मुझे इनकी लॉजिक नहीं समझ में आती। अगर दुकान खोलनी है तो 24 घंटे खोल दो कि लोगों को पता हो कि ये हर वक्त खुली हुई है। दुकानदार भी खुश, लोगों को भी पता है कि ज्यादा औकात है, हम जिस वक्त रश नहीं होगा उस वक्त जाके शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा फिरदौस साहब ये फरमाइएगा, मजबूरी तो खत्म हो जाएगी। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा, ये तो जो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं कि इसमें कोई समझ नहीं पड़ी, वो तो शर्मिला साहिबा से हम पूछेंगे, लेकिन पहले आप ये फरमाइए, अभी आपने जो इससे पहले एक बात हमें कही थी कि मौसम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कमी आएगी, ये शर्मिला साहिबा फिर आपसे उन्होंने भी ये सवाल किया था। वाकई ये तो WHO भी कहता है कि ये मिथ है कि ये मौसम में जो दर्जा हरारत जो बढ़ेगा उससे खत्म हो जाएगा। फारूकी साहिबा से ये समझा दें यहाँ कि अमेरिका में 60,000 क्यों मरे, हाँ। और पाकिस्तान के अंदर 550 क्यों मरे, ये समझा दें। इससे के बात ये, वहां तो फैसिलिटीज भी ज्यादा है, वहां तो टेस्टिंग भी ज्यादा हुई, वहां तो क्वारंटीन भी बहुत ज्यादा है, वहां तो आइसोलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा है। तो या तो अल्लाह का करम क्या है, अल्लाह का करम तो इसी तरह होता है, और तो कोई तरीके नहीं है। हमें तो इस बात जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर एक स्टेट में है, उसकी वजह ये है कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा है या नहीं, उसकी सिर्फ एक सिंगुलर वजह नहीं है, उसकी वजूहात कई है, और मैंने तो सिर्फ एक वजह बयान की है। जो लोग इस आर्गुमेंट को निगेट करते हैं तो वो अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में मुझे वो बता दें कि व्हाई द डिफरेंस। बात ये, दूसरी वजह ये कहते हैं कि जिन जिन इलाकों में मलेरिया फैला हुआ माजी में, वहां क्योंकि हमारी एक एक्सटेंसिव क्लोरोक्विन की डोजिंग हुई भी है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनाइजेशन हुई है, एंड दैट इम्यूनाइजेशन इज आल्सो हेल्पिंग अस। अब इसका भी कोई प्रूफ वैसे नहीं दिया जा सकता, साइंटिफिक डाटा, इट इज कंजेक्चरिंग। और उस कंजेक्चरिंग के अंदर, जहां मैं वो वाली कंजेक्चरिंग की बात कर रहा हूं, मैं इस वाली कंजेक्चरिंग की भी बात करूंगा। इससे कि आपको बैलेंस रखना है, आपको जो जो चीजें नजर आ रही हैं, डिफरेंस नजर आ रहा है, उस डिफरेंस का आपको जिक्र करना लाजिम है, वरना आप फैसले अच्छे नहीं करेंगे। आपको अपने मौजूदी हालात में फैसला करना है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ उस किस्म से वबा फैलती तो आज आपके ख्याल से क्या खोला, अमेरिका में आज भी डेथ में कमी नहीं हुई है, लेकिन उन्हीं ने अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो सूरत हाल हुई है, अभी वहां कर्व फ्लैट नहीं हुआ, ब्रिटेन में कर्व फ्लैट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है ईज किया है लॉकडाउन को, कि लोग ऑपरेट कर सके। शर्मिला साहब, एक तो आप अगर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें, एक तो फर्स्ट ये, दूसरा ये कि बहुत सारे कारोबारी अफराद ये प्रेशराइज, हम देखते हैं कि प्रेशराइज कर रहे थे, और उनका ये मौक़िफ़ था कि रमज़ान मुबारक में ईद से कबल उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं और यही वो दिन होते हैं जिनमें वो कुछ कमा सकते हैं, ताकि अगर मरहलावार नरमी की जाए या उसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता अगर इम्पोज करना पड़ा लॉकडाउन, तो एटलीस्ट उनके पास कुछ हो। आइडेंटिफाई कर पाए सिंध गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे कारोबार है जिनको खोला जा सकता है? बिल्कुल जी, देखिए एज वी स्पीक इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो वजीर आला हाउस के अंदर ताजरों के साथ जो सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है मुज़ाकराती, वो ताजिर बरादरी के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि सीएम सिंध ने ऑलरेडी ये इल्तिजा की भी है, ये रिक्वेस्ट की भी है फेडरल गवर्नमेंट से कि इन छोटे ताजरों के लिए कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज अनाउंस करें, ताकि इनके जो कारोबार मुतासर हुआ है पिछले 2 महीने में, उस हवाले से इनको एक किक स्टार्ट मिल सके। और ये भी सिंध ने कहा है कि हम जो भी SOPs होंगी, तजवीज़ होगी, वो वफाक को देंगे और वफाक उसे एंडोर्स करेगा तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ अरसे से ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद कोई डिसकोऑर्डिनेशन है, डिस्कॉर्ड है बिटवीन सिंध एंड द फेडरल गवर्नमेंट, और जो मैसेज जा रहा था वो बहुत खराब जा रहा था।
एक क्लैरिटी नहीं थी वफाक की जानिब से। देखिए, सिंध ने जब सबसे पहले फैसला किया स्कूल्स को बंद करने का, तो उस वक्त एक बड़ा वावेला मचा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सिंध ने जब कहा कि हम 1 जून से स्कूल खोलेंगे, और अभी 2-3 दिन पहले ये बात सामने आई कि शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा खोलना, तो उससे पहले वफाक ने फैसला ये कर दिया कि जनाब 15 जुलाई से पहले स्कूल्स खोलना मुमकिन नहीं होगा। सिंध फैसला करेगा कि क्या इस पे लाएमल तय करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, नहीं करना है, या क्या मुतबादल इसका कोई और ऑफर देनी है। सिंध की जो एजुकेशन की स्ट्रेटेजिक टास्क कमेटी है उसका इजलास होगा, वो फैसला करेगा, क्योंकि एक ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। दूसरी हम चीज ये कि देखिए, मैं एक प्लीज गुजारिश करूंगी, इसमें सियासत नहीं है, इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, लेकिन मैं प्लीज गुजारिश करूंगी कि लोगों को देखिए, पीटीवी का सबसे बड़ा एक नेशनल नेटवर्क है जो हर देहात और हर गांव के अंदर जाता है। प्लीज लोगों को गलत मैसेज ना दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ, ईरान के अंदर ये मैसेज गया था कि जी मेंथॉल पी लेने से कोरोना वायरस नहीं होता। वहां कई 100 लोगों जो है वो मौत की लुकमा अजल बन गए, उन्होंने वो पी लिया, दे डाइड। प्लीज लोगों को ये ना बोले कि गर्मी की वजह से, गर्मी आ जाएगी तो वायरस गायब हो जाएगा। प्लीज लोगों को ये ना बोले कि ये फ्लू है, पैराडॉल खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये हर उम्र के, हर तबके के लोगों को मुतासर कर रहा है। यहाँ तक कि जो अमवात हो रही हैं वो 40 से लेके 60 साल की ज्यादा हो रही हैं, और इतनी जल्दी ये वायरस अफेक्ट कर रहा है कि जब तक लोग अस्पताल पहुंचते हैं 24 घंटे के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है, बिकॉज ये ब्लड क्लॉटिंग भी कर रहा है, उससे स्ट्रोक हो रहे हैं, उससे हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, लोग हमें सुन के, हमें देख के जो हम करते हैं उसको फॉलो करते हैं। हाँ, राइट। असल में शर्मिला साहिबा मुखातिब थी फिरदौस साहब से। मैं इस पे आ जाती हूँ, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल करें। ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि 100% पूरे पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त कर्फ्यू लग गया या लॉकडाउन हो गया, लेकिन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली डिफेंस लिफ्टन इन पाकिस्तान या कराची के अंदर, लेकिन लोग दिखा रहे हैं। अगर मस्जिदों में 5 लोग नहीं तरावी पढ़ रहे तो 10 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि 500 खड़े होकर एक मस्जिद के अंदर पढ़ रहे। लोगों को अंदाजा है कि ये वबा से बचना है, और लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। डेली वेजर मुश्किल के अंदर है, छोटा ताजर मुश्किल के अंदर है, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि कारोबार कैसे होगा। एक डिप्रेशन का माहौल है, लोगों को अनसर्टेनिटी है कि जी कब खुलेंगे, कब कारोबार होगा। रमजान ईद मौका होता है कि लोगों का कारोबार में कुछ वो पैसे कमा लेते, तो इस वक्त लोगों को तसल्ली दें, कोई रिलीफ पैकेज दें, और ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। बिजली के बिल माफ कर दें, गैस के बिल माफ कर दें, जिसका डोमेन फेडरल गवर्नमेंट के पास है, सिंध के पास नहीं है। सिंध ने तो एक ऑर्डिनेंस बनाया जो गवर्नर सिंध ने रोक दिया, लेकिन ये आज भी इख्तियार में है। 2000 रुपए गैस का बिल अगर माफ कर देंगे लोगों के, या 3000 रुपए का बिजली का बिल माफ कर देंगे, तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा वफाक को। शर्मिला साहब, जो ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध ने अप्रूव नहीं किया, उसका अल्टरनेट क्या है सिंध गवर्नमेंट के पास? कि लोगों को रिलीफ तो देना है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे, विफाक की तरफ देखेंगे, उनको रिलीफ चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ चाहे गवर्नमेंट विफाक की हो या सिंध की हो। देखिए, बिल्कुल देखेंगे लोग इस वक्त। देखें, आप लोगों पे ना डालें, लोग हमेशा रियासत की तरफ देखते हैं। परेशानी में होंगे, हेल्थ केयर के लिए रियासत को देखेंगे, एजुकेशन के लिए रियासत को देखेंगे, रिलीफ के लिए रियासत को देखेंगे, और ये रियासत का काम है। बिल्कुल, रियासत का काम किया जाता है कि जी वबा से बचा लें या भूख से बचा लें, वबा से मरने दें या भूख से मरने दें, ये मवाज़ना ही गलत है। कोई रियासत ये फैसला नहीं कर सकती कि किस तरह क्या करें। रियासत को दोनों चीजों से बचाना है, और रियासत का मतलब वही शर्मिला साहिबा, रियासत तो एनकम्पास ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतों को भी एनकम्पास करती है। बिल्कुल। और आप देखें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुराद अली शाह डॉक्टर नहीं है, उस्मान बोजदार साहब डॉक्टर नहीं है, फिरदौस नकवी साहब जो है वो डॉक्टर नहीं है। हम इस वक्त जो भी इकदाम उठा रहे हैं या जो भी फैसला कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, वो तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस के ऊपर कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स हर सूबे से उठ के इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा आप लॉकडाउन करें, लोगों को समाजी दूरी इख्तियार करने पे राग़िब करें, हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। डॉक्टर्स खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स खुद इंतकाल उनका हो रहा है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने इसके ऊपर बहुत एहतियात और बहुत मोहतात के साथ काम नहीं किया, खुदा ना खास्ता वी आर इन ट्रबल। और एक दफा ये मामला हाथ से निकल गया, सही, दैट्स वेरी क्लियर, हम बड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा।
अच्छा, बहुत नुकसान हो जाएगा। फिरदौस साहब, अभी शर्मिला साहिबा ने इससे पहले ये बात की थी, उन्होंने कहा ये जो छोटे ताजिर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, तो सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं, वजीर आजम साहब को पैगाम दे रहे हैं कि उनके लिए कोई पैकेज लाया जाए। ऑल्दो वफाक की तरफ से हम कहते हैं, आप लोग जो हमें बताते हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत काफी पैसों की और माली तौर पर काफी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मुस्तकीन को। एक तो इस हवाले से बताइएगा ये जो आप डिमांड की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरा ये ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या चहमगोइयां और क्या हुआ, जो बिल्स माफ करने की प्रपोजिशन थी वो फिर उस तरह से कबूल नहीं की गई। हत्ता गवर्नर सिंध साहब का जो सेकंड टेस्ट उनका कोरोना वायरस का हुआ है बदकिस्मती से, वो अभी भी पॉजिटिव है। वी विश हिम ऑल द हेल्थ इन द वर्ल्ड। और उसी तरह से सईद गनी साहब को हुआ था कोरोना वायरस एंड अल्हम्दुलिल्लाह के चले ही इज रिकवर्ड। लेकिन बात यह है कि द वायरस इज नॉट फार अवे सर, दिस इज द पॉइंट, हमारे आसपास ही है। मोना, पहली चीज, इस मुल्क के अंदर अगर 100 रुपए रेवेन्यू के कलेक्ट होते हैं तो 58 रुपए सूबों को चले जाते हैं। वफाक के पास 42 रुपए रहते हैं। वो वफाक उससे फौज का कर्जा भी उतारती है और उसके साथ वो जितने बैरूनी कर्ज हैं उनको भी डील करती है और सूबों को भी देती है। इस वक्त इन तीन चीजों ही को अगर आप देख लेंगे तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है। अगर प्रोपोर्शनेट ही कहा जाए तो 42% तो सूबे को बेयर, 58% तो सूबे को बेयर करना चाहिए। जहां तक वफाक का ताल्लुक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं कह दूं कि शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं वो मेरे घर के तमाम नौकरों की तनख्वाहें देंगी। वो कहेंगी मैं क्यों दूंगी? ये फिरदौस तक़वी साहब कौन होते हैं जो मुझे कह दें कि अपने घर के नौकरों की तनख्वाह मैं दूं? बात सारी है, जिस चीज पे आपके इख्तियार होता है आप उसके फैसले करें। आपकी गैस कंपनी पे आप एक दरखास्त कर सकती हैं वफाक से कि ये हमारी तजवीज आप कर दें। आप एक कानून बना के कह रही हैं कि जी ये गैस के बिल हमने माफ कर दिया, हमने बिजली के माफ कर दिया, हमने लोगों से कह दिया कि तुम एम्प्लॉइज को निकाल नहीं सकते, हमने लोगों से कह दिया तुम तनख्वाहें भी दोगे पूरी इनको, और अगर तुमने तनख्वाहें नहीं दी तो हम तुम पे जुर्माना लगाएंगे। आपने बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया। क्या वही जुल्फिकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी पे आप जाना चाहती हैं, जिसने पाकिस्तान की मईशत को इतनी बुरी तरह तबाह किया था कि हम उससे अभी तक रिकवर नहीं किए? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ, मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल सही वापस किया। मैं तो वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकल रहे थे मैं रुक गया इसके ऊपर। उस चीज को करें जो इनका है। इमदाद इनसे नहीं होती, गंदम इनसे नहीं जमा होता, कुत्तों के कांटों का इलाज ये नहीं कर सकते, HIV का मसला ये नहीं कर सकते, कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनसे दुरुस्त नहीं हुई, K4 का मंसूबा 2007 से एक कतरा पानी का कराची में इजाफा नहीं हुआ, पूरा समंदर में सारा सीवरेज डालते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं किस बात कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के 12 साल हुकूमत है, फिर वो बात चली जाएगी वही ले दे वाली सियासत के ऊपर। लेकिन इस किस्म के कानून अगर लिखेंगे तो वो वापस ही होंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। और जहां तक आपके इनकी बाकी चीजों का ताल्लुक है जिसके ऊपर ये कहती हैं कि तमाम डॉक्टर्स, भाई डॉक्टर्स तो पंजाब में भी बैठे हैं, डॉक्टर्स तो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी बैठे हुए। अगर हमने डॉक्टरों का मुकाबला करना है तो एक पैनल मैं भी खड़ा कर दूंगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, 5, 7, 8 डॉक्टर्स आप बिठा देंगे। कोई ऐसी बात, डॉक्टर्स की कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन इसकी जेन्युइन कौन करेगा कि आपको ये पता है कि पाकिस्तान का पर डे GDP लॉस क्या हो रहा है? आप कहती हैं इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, आपको ये पता है कि आपके कितने लोगों ने सिंध में इस वक्त तक 8 रिपोर्टेड डेथ्स है सुसाइड की ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन के खाने को नहीं था। आप उन घरों में इंटरव्यू पूछें जिनको ये नहीं नजर आया कि 2 महीने बाद उनके पास नौकरी होगी जब खुलेगा। अच्छा, कितने अरसे तक ये रखेंगे? कौन सा मुल्क है जो सारा साल जो है लोगों को जो नोट छाप के हम खाना खिलाएंगे? ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी तो सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई इंडिकेटर तो देने पड़ेंगे। ये नहीं अभी मुझे मुकम्मल करने दे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी नेशन इन द वर्ल्ड कि इट विल गो फॉर एन इकोनॉमिक लॉकडाउन फॉर अ पीरियड विच इज अननोन। इट इज नॉट पॉसिबल। ये किसी इकोनॉमिक थ्योरी में नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है, ये इनकी खाम ख्याली है, ये सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी है। और जब ये प्लेइंग टू द गैलरी करेंगे तो देन वी आर गोइंग टू टेल देम एंड शो देम द रियल पिक्चर। आज इनकी घबराहट ही है कि उनको पता है कि इनका ये स्टैंड जो है अवाम में मकबूल नहीं है। अब हम मकबूलियत की जंग नहीं लड़ रहे, हम डेथ वर्सेस डेथ की जंग लड़ रहे हैं। हम डेथ वर्सेस डेथ की जंग लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है
इस पूरे क्राइसिस में वो सोल्यूशन निकाले जिससे मुल्क को सबसे कम नुकसान हो, जानी नुकसान भी सबसे कम हो और माली नुकसान भी सबसे कम हो। एक प्रपोजिशन सुनिएगा सर, मेरी अर्ज ये देखें, अभी जो इस हवाले से एक रिलीफ फंड है, लोगों से वैसे भी बहुत हेविली लोग इसमें अपने चैरिटी दे रहे हैं, लोग आगे आकर इसमें अपनी कंट्रीब्यूशंस डाल रहे हैं। क्या वक्ती तौर पर एक प्रपोजिशन के तौर पर ये जरा इसको होल हार्टेडली आप सुनिए और इस पे रिस्पॉन्ड हमें कीजिए कि क्या ये हो सकता है कि मैं जो आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि ये इस कोरोना रिलीफ फंड को हम वक्ती तौर पर अपने मुस्तहकीन तक फौरी तौर पर उनको पहुंचाएं। आपने कोरोना टाइगर फोर्स एक बाकायदा एस्टेब्लिश की है, उनका भी काम यही था इनिशियली स्पीकिंग कि वो घर घर जाकर राशन दें और जो मुस्तहकीन अपने अपने इलाकों में हैं उनके घरों तक, उनके डोर स्टेप तक उनको खाने की अशिया मिले, उनके घर में खाने के फाके ना हो। तो ये चीज क्या यकीनी नहीं बनाई जा सकती इन केस? आपने मोना इसके इकोनॉमिक्स वर्कआउट किए? नहीं सर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट no. Total, look at the total fund collected to date and divide that by at least 10,000 rupees for a family of 8. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खानदानों को वो पैसे से पहुंचाएंगी। आपके पास इस वक्त अगर ये काम आप करेंगे, जिस वक्त आपके मुल्क के अंदर इस वक्त ऑफिशियली 40% से ज्यादा लोग जो है मुस्तहकीन की लिस्ट में आ रहे हैं, because 35% of the people in Pakistan live below the poverty line as per WHO, जो कि बाइबल बना हुआ है। WHO के मुताबिक 35% is below the poverty line। सही। इस कोरोना वायरस की वजह से जो डेली वेज अर्नर के नुकसान पहुंचा है, यू कैन इजीली अज्यूम कि सफेद पोश भी बहुत सारे लोग मुस्तहकीन में आ गए। अगर एक मुल्क के अंदर 10 करोड़ अवाम है, 1.25 करोड़ फैमिलियां हैं, तो 1.25 करोड़ फैमिलियों को आपने जो पैसे देने, अगर 10,000 दे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन वो एहसास फंड चलेगा। हम अगर डिवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट कि आप जितने नंबर को उससे आप करेंगे डिवाइड, अभी तक जो हमारे पास क्यूमुलेट हुआ है फंड, तो वो ना काफी है अगर हम 10,000 पर फैमिली भी लगाएं। जी शर्मिला साहिबा फरमाइएगा। तो फिरदौस साहब ने बड़े सारे पॉइंट्स उठाए हैं। देखें, आपने अभी इतनी प्यारी बात की कि पीएम के रिलीफ फंड से अगर हम उन मुस्तहकीन को जिनकी इस वक्त जो डेली वेजर्स हैं या वो लोग जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है उनकी मदद करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। रियासत के लिए डेटा कलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है और उनकी मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वही बात है कि अभी नकवी साहब ने कहा कि ये मैं इधर उधर की सियासत करके आए बाएं की, वो जो भी इन्होंने नाम लिया, मैं वो नहीं करना चाहती। लेकिन इनकी अपनी जुबानी ये बात थी कि सबसे बुरा हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टेस्टिंग कैपेसिटी वो सबसे कम है। उस टेस्टिंग कैपेसिटी से भी कम वो टेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो डॉक्टर्स हैं वो खुद कोविड का शिकार हो रहे हैं, उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। ये वो सूबा है जहाँ पिछले 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ठीक है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी सिंध में ये नहीं, तो जी पानी का मसला, तो फिल्ट्रेशन, तो ये देखें, ये तमाम चीजों के ऊपर काम भी हुआ है, हो भी रहा है और उस पर डिस्कशन भी हो सकता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, टिड्डी थल का एक बड़ा मसला है सिंध के अंदर, वो क्रॉप्स को खा जाएगा। जनवरी से सीएम साहब ने खत लिखा हुआ है कि जी वफाक एयरक्राफ्ट के तहत उस पर स्प्रे कराएं, उस पर आज तक जवाब नहीं आ रहा। ये किसकी जिम्मेदारी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी आपके पास है, प्लांट प्रोटेक्शन आपके पास है, जो आपके पास जिम्मेदारी है। आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी 18वीं तरमीम के बाद तो वफाक के पास कुछ पैसे नहीं रह जाते। जो चीजें वफाक के पास है उस पर भी वफाक काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस दुनिया भर में सबसे कम है। आपको कम अज कम तो 50% पेट्रोलियम की प्राइसेस कम करनी चाहिए। उसके बावजूद जो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है, आप क्यों नहीं वो लोगों को उसमें से रिलीफ दे सकते? और क्या मसला है मुझे बताइए, गैर मामूली हालात में आपको गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ते हैं, ये दुनिया का तरीकेकार है। क्यों नहीं आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी दे सकते? क्यों नहीं आप कानून साजी कर सकते कि जी स्कूल जो है वो 20% जो है फीस कम करेंगे? क्यों नहीं आप कानून साजी कर सकते कि जी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपने मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेगा? क्यों नहीं आप ये कानून साजी कर सकते कि बिजली और गैस के बिल जो है वो कम हो सकेंगे? पीएम के रिलीफ फंड के अंदर जो SSGC की जो चेयरमैन साहिबा हैं वो 3 करोड़ रुपए अतिया दे देती हैं।
भाई आप 2,000 रुपए के गैस के जो बिल है एक गरीब आदमी के, ये कोई अमीर आदमी अशराफिया के नहीं है बिल, ये गरीब आदमी के बिल है, क्यों नहीं आप माफ कर सकते 2 महीने के? ये कौन सा मुश्किल काम है? रियासत का और क्या काम होता है कि ऐसे मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले ले? वही एक असल लीडर होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है शर्मिला साहिबा, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है हमारी टैक्स कलेक्शन में अभी भी 40% तक कमी वाकई हुई है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो अभी हम जब इतने बड़े ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्रंच का हिस्सा हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो इसको अपोज करते हुए आता है और फिर दिया जाता है कि जब इतनी टैक्स कलेक्शन में ऑलरेडी रिडक्शन हो गई है तो स्टेट के पास आपके जराए भी तो हो फाइनेंशियली। होल्ड ऑन, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मैं तो करीब गिना दूंगा कि वफाक ने क्या क्या किया। ये बता दें कि सिंध ने क्या किया अपना हिस्से का। वफाक ने तो एहसास प्रोग्राम के अंदर पैसे दिए, वफाक ने तो पेट्रोलियम की कीमतें जो कम की हैं इस वक्त पूरे रीजन में सबसे कम है, पूरे रीजन में कम है सबसे। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका दिखा दे किसमें डॉलर टर्म पाकिस्तान से कम है। और अगले महीने और कम, अगले महीने और कम करेंगी। एंड ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं हमारे तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन मुझे इजाजत दीजिएगा शर्मिला साहिबा भी और फिरदौस साहब भी जरा टर्न बाय टर्न कहें ताकि डेथ में जाएगा, टर्न बाय टर्न लेडी एंड जेंटलमैन, ताकि हम लोग बारी बारी आप दोनों को सुन पाए। उसको रिलीफ नहीं देना है जी, टू द लेडी फर्स्ट। पहले आप शर्मिला साहिबा मुकम्मल करें, फिर मैं फिरदौस साहब की जाने लास्ट एक बिल्कुल राइट। फिरदौस साहब आखिरी मिनट हमारे पास, आपका आखिरी कमेंट्स आपके। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी फिरदौस साहब आपसे। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि रैशनैलिटी ये कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स utmost to deal with the crisis. Let the federal government decide and it will be held accountable for its action. जो कुछ सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक किया है उसके लिए सिंध के शहरी इन्हें अकाउंटेबल होल्ड करेंगे और हम इनको दिखाएंगे इनका आईना कि इन्होंने क्या परफॉर्म करके क्या दिखाया है। जहां 436 वेंटिलेटर होते हैं लेकिन एम्बुलेंस सर्विसेज को इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कहां अवेलेबल है। जहां वो तनवीर का फोन आता है उनको ये नहीं पता चलता कि तस्नीम हसन को कि किधर बेड्स है मौजूद। ये तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। जब ये कहते हैं तो इससे आइसोलेशन सेंटर्स में अभी टोटल ऑक्यूपेंसी 20% है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन डोमेस्टिक आइसोलेशन एंड डोमेस्टिक क्वारंटीन। खुद इनकी फिगर्स है जो कि उसके अंदर मौजूद है। आप जो कुछ इधर परफॉर्मेंस है वो बड़ी खराब है और इस वक्त जितना इन्होंने कराची के साथ दुश्मनी दिखा रहे हैं दिखा ले। हम साबित करेंगे कि ये इन्होंने कराची के साथ किस किस्म का बदला ले रहे हैं और कराची को किस बात की सजा दे रहे हैं। इससे इनको यहाँ से वोट नहीं पड़ता, ये कराची को तबाह करने पर तय पड़ता है और कराची की इकोनॉमी पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शर्मिला साहिबा का भी एक आ जाता है एक रिस्पॉन्स, लेकिन चले दैट इज नाजरीन ऑल द टाइम दैट वी हैड अनफॉर्चुनेटली। वेरी ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन शर्मिला साहिबा हमारे साथ पीपल्स पार्टी से थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब पीटीआई से। दोनों बड़ी एक अच्छी हमने हीटेड डिबेट, लेकिन बात यह है कि हमने यकीनन एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी के जरिए इस पूरे फिनोमिनन में हमने अब काम करना है और इसके अलावा शायद कोई वे आउट नहीं है। हमने अपने मईशत के एतबार से भी चीजों को बैलेंस आउट करना है और कोरोना वायरस को भी फैलने से हर हाल में रोकना है, क्योंकि अगर ये फैल गया तो हमारे पास शायद कोई और चारा ना बचे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।